अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, जुमे की शाम को आपके लिए लेके आते हैं प्रोग्राम विलिंग वेज के फोरम से। और आज का प्रोग्राम भी बहुत हमा जहत है। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो उसके जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, सेहत इंसान की कायम दायम रहती है, मगर बीच में बीमारियां भी आ जाती हैं। वो बीमारियां जो हमारे लिए सेहत को ख़राब करें, यानी कि मौरूसी हो या फिर जो है वो दायमी हो या वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहने वाली हो, हत्ता कि उनका अगर इलाज न किया जाए तो जानलेवा साबित हो जाए। ऐसी बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? और क्योंकि हमारा इदारा विलिंग वेज जो है ज़्यादातर इलाज करता है नशे के मरीज़ों का और नफसियाती जो मसाइल होते हैं उनका, तो इन चीज़ों का, नफसियाती मसाइल, नशे की बीमारी और प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ का लिंक क्या है, ये आज की डिस्कशन में हम जानेंगे। शुरुका से आपका तारुफ़ कराता चलो, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो कि CEO विलिंग वेज हैं और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उस तरफ तशरीफ़ रखते हैं नदीम नूर साहब, सीनियर काउंसलर हैं, उनके साथ मिस सानिया मिर्ज़ा या सानिया शबीर मिर्ज़ा ऐसे तशरीफ़ रखती हैं। और उसके बाद आमिर हाशिम साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट, और इधर हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिस शुमाइला बतूल, थैंक यू फॉर कमिंग, और मिस मनहल ख़ान, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली एवान। आपका आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया कि वो बीमारियाँ जो वक्त के साथ बढ़ती हैं, मौरूसी भी होती हैं, दायमी भी होती हैं, ऐसी बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? और नशे की बीमारी के साथ भी क्या उसका कोई ताल्लुक़ हो सकता है? पहले मैं आपकी आखिरी बात का जवाब देना चाहूँगा कि नशे की बीमारी भी एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, और अगर इसे ट्रीट ना करें तो ये जानलेवा है। नशे की बीमारी को हम अल्कोहलिज्म के हवाले से भी जानते हैं और ड्रग डिपेंडेंस या ड्रग एडिक्शन के हवाले से भी, लेकिन जिन्हें हम बायोसाइको सोशल और स्पिरिचुअल बीमारियां कहते हैं, ये जिस्मानी भी हैं और ये नफसियाती भी हैं, ये असाबी भी हैं, और एडिक्शन की बीमारी भी इसमें शामिल है। लेकिन अमूमी तौर पर जिन बीमारियों को हम जानते हैं प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस के तौर पर, वो डायबिटीज़ है, हार्ट डिज़ीज़, आर्थराइटिस, एस्थमा उसमें शामिल है। और जो रीसेंट रिसर्च हो रही है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बीमारी है डायबिटीज़, जो कि आम तौर पर लोग जानते हैं कि एक जिस्मानी बीमारी है जिसके नफसियाती असरात उस बंदे पे बहुत ज़बरदस्त पड़ते हैं और उसके कामकाज में और उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके जज्बात हैं, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बीमारी है अल्कोहलिज्म। इसका आपस में बहुत कंपैरिजन हो रहा है। आप यूँ समझें कि दुनिया में 500 मिलियन यानी 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला है, और ये कोई बड़े ताज़ा अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये 2 साल पहले के अदाद-ओ-शुमार हैं। और इसी तरह अल्कोहलिज्म की बीमारी इससे ज़्यादा लोगों में है दुनिया में, डायबिटीज़ से भी ज़्यादा अल्कोहलिज्म की बीमारी है। और सिर्फ अमेरिका में कोई 13% लोग ऐसे हैं, यानी अगर अमेरिका की आबादी आप 30 करोड़ समझें, ये भी कुछ साल पहले के अदाद-ओ-शुमार है, तो उसमें 39 बिलियन के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, यानी जिसे अल्कोहलिज्म कहते हैं। और ऐसे अफराद भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जिनको ये दोनों बीमारियां हैं। इनका बड़ा चोली दामन का साथ है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनको अल्कोहलिज्म होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं, और जिनको अल्कोहलिज्म होती है उनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। आप यूँ समझें कि जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, या जिन्हें हम बायोसाइको सोशल आम तौर पर कहते हैं,
इनमें जहाँ डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ और आर्थराइटिस वगैरह शामिल है, तो वहाँ एडिक्शन, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया भी इनमें शामिल हैं। और बुनियादी जो वजूहात हैं इन बीमारियों की वो दो हैं, बहुत ही बुनियादी वजूहात दो हैं। एक स्ट्रेस जिसे हम आमतौर पर सब जानते हैं, और दूसरी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शायद थोड़ा लोगों को इससे अजनबियत लगती हो, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये हमारी उस स्ट्रेस से मुख्तलिफ है जो कि सब लोग जानते हैं कि टेंशन बड़ी हो रही है, बेचैनी है, स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेस है, और ये अंदरूनी तौर पर भी पैदा होती है जिस्म में, और बैरूनी अवामल भी हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के साथ हमारा जो रिश्ता है वो तो आप सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और हमारा जिस्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितनी ऑक्सीजन हम टोटल इस्तेमाल करते हैं उसमें से 20% सिर्फ हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, और 80% हमारा बाकी का जिस्म इस्तेमाल करता है। दिमाग भी जिस्म होता है, हालांकि हमारे दिमाग का वज़न कोई 1 किलो से कुछ ज़्यादा होता है, जबकि एक एवरेज बालिग का जो वज़न होता है वो 70 किलो होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो रेशो है वज़न की दिमाग के साथ और जिस्म के साथ वो तो 1 और 70 की है, लेकिन जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो सिर्फ दिमाग 20% करता है, जिससे कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसके ख़तरा दिमाग के लिए और भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस प्रोसेस की वजह से होती है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन का इस्तेमाल जब होता है, और अगर हमारे लाइफस्टाइल में ख़राबियाँ हों या बहुत से दीगर अवामल में है जिनकी वजह से, जैसे हमारी डाइट सही ना हो, या हमें वैसे बहुत स्ट्रेसेस हों और हम एक्सरसाइज करने वाले ना हों, सिगरेट पीते हों या शराब पीते हों, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना हो तो तब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी से भी, पॉल्यूशन से भी, इन तमाम चीज़ों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो तो इससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये है कि जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन एक मेटाबॉलिज्म में काम करती है और ऑक्सीजन काम आती है, तो यहाँ एक मसला बाज़-औक़ात पैदा हो जाता है कि फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स, आप समझते ऐसे केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के दौरान खामखा पैदा होते हैं। इनमें आप यूँ समझिए कि अधूरापन होता है, ये कंगले कवारे किस्म के केमिकल्स होते हैं, और ये खामखा हेल्दी टिश्यूज़ के साथ जुड़ते हैं कुछ अटैकिंग पोजीशन में, जैसे सेल वॉल्स के साथ, या जिस्म में जो खुलियों के अंदर एनर्जी पैदा करने का निज़ाम है, ये उनके साथ चिमटने की कोशिश करते हैं। ये फ्री लोडर किस्म के होते हैं, ये खामखा चिमटते हैं, और इनका तदारक करने के लिए भी जिस्म में बंदोबस्त है, और इनका तदारक आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स के ज़रिए होता है। आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स में भी कुछ विटामिन हैं जैसे ए, डी, सी, तो ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट हैं। इस तरह जो प्लांट किंगडम से चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सब्ज़ियाँ और फल, तो उनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो कंगले कवारे केमिकल्स जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स का नाम दे रहे हैं, जब ये हमारी हेल्दी टिश्यूज़ के साथ जुड़ के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी साख्त की कमज़ोरी होती है, एक ऐसा अधूरापन होता है जो दूसरों के ज़रिए ये उधार लेके कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ अपनी कुर्बानी देते हैं कि वो हमारी हेल्दी टिश्यूज़ को बचाते हैं और अपना आप सौंप कर फ्री रेडिकल्स को
हमें हेल्दी रखते हैं, और फिर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको हटा दिया जाता है। जिस्म में एक झाड़ू फिरने का निज़ाम है, तो ये एक बैलेंस है जो कायम रहता है कि हर रोज़ हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पर फ्री रेडिकल्स भी पैदा होते हैं। अगर हम कोई थकावट का शिकार हो तब भी होते हैं, इन्फेक्शन हो तो तब भी होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स फिर अपना काम करते हैं, और रोज़ के रोज़ झाड़ू फेर के तो इनको साफ़ करते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ये बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसके नतीजे में फिर डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, कैंसर या इस तरह की बीमारियों की राह हमवार होती है। और वो इस तरह होता है कि जिस बंदे की जीन्स में जो भी लिखा हो, जीन्स में कुछ लिखा होता है, तो वो उसके मुताबिक जब कमज़ोरी उभर कर सामने आती है तो वो बीमारी भी फिर मंजर आम पर आ जाती है। सर, आपने काफ़ी सारी नई टर्मिनोलॉजी आज हमें बताई है, जिसमें कि आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का पहले जिक्र किया, फ्री रेडिकल्स का जिक्र किया, फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया। ये जो सारा मामला है ऑक्सीडेशन का और ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो जाने का और कंगले कवारे किस्म के जो ऑक्सीजन बन जाती है, ये खुलिये के अंदर हो रहा होता है? ये किस लेवल पे? खुलियों के बाहर। अच्छा, आप यूँ समझें कि ये टिश्यूज़ में खुलियों के बाहर हो रहा होता है, यानी जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, उनकी जो वॉल है वो जो उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उस वॉल पे इन फ्री रेडिकल्स का यानी अटैक होता है, जिससे कि ये वॉल्स वल्नरेबल हो जाती हैं। इन वॉल्स को नुकसान हो सकता है, जैसे कि हम अपने घरों के इर्द गिर्द वॉल्स बनाते हैं, तो वो इस वजह से होता है कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर हमारी दीवार कहीं से टूट फूट का शिकार हो तो ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि कोई हमलावर आ सकता है। इसी तरह हमारे जो खुलिये हैं उनके इर्द गिर्द भी, जैसे हमारे पूरे जिस्म के इर्द गिर्द एक स्किन होती है, तो ये भी इसलिए होती है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर पेनिट्रेट ना करे। अंदर से अगरचे पसीना बाहर जा सकता है, पर इंसानी स्किन में बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो इसी तरह फिर हर खुलिया, जो अरबों खरबों पता नहीं कितने खुलिये हैं हमारे जिस्म में, हर एक की एक वॉल होती है, और उस वॉल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर वो सेल इसी तरह महफूज रह सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल की ख़राबी से ताल्लुक़ रखती हैं, इसमें सबसे मुज़र जो चीज़ मानी जाती है ये फ्री रेडिकल्स पैदा करने के हवाले से, तो वो स्मोकिंग है। कहते हैं कि 2 पफ सिगरेट के भी अगर आप कोई बंदा लेगा तो मेजरेबल फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाएंगे। तो सर, ये जो सिगरेट पीते हैं वो तो कहते ने घ्यो दे कुटने जड़े आखिरी सिगरेट रह जाते हैं। हाँ, वो एक खातून को भी कह रहा था कि अम्मा जी सिगरेट जड़ा तुसी पींदे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाता है सिगरेट। तो अम्मा जी ने कहा कि मैनू भी कोई काली नहीं कोई जल्दी नहीं। सर, फ्री रेडिकल तो आपने फैक्टर्स बताए कि किन वजूहात पे हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी हमारी बॉडी बनाती है या हमें बाहर कोई एक्शंस करने हैं? या एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। जैसे हमारी बॉडी खुद भी फ्री रेडिकल्स बना रही होती है अपनी फंक्शनिंग से, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की ख़राबी से वो फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ रहे होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी भी बनाती है, फिर हमें ये बाहर से सब्जियों और फलों से भी मिलते हैं, विटामिन से मिलते हैं, और हमें ऐसी ग़िज़ा लेने से बड़ा फ़ायदा होता है कि जो रोज़ के रोज़ हमारे फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो तबाह कर दें और हम महफूज हो जाएं। और ये एक बैलेंस है जो हमें पॉजिटिव अपने हक में कायम रखना होता है। सर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि कैसे बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो। राइट आफ्टर द ब्रेक। जब एक चीज़ रूटीन हो जाएगी और आप पहले दिन सैंपल मांगेंगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मसला होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, महीने बाद वो एक रूटीन बन जाएगी। जब तक यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद आगे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार नहीं करेंगे और खुद अपने यूरिन सैंपल नहीं देंगे, तब तक स्टूडेंट्स भी रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जैसे अगर आप रोज़ाना 10 स्टूडेंट का यूरिन सैंपल लेंगे
तो अगर आप 100 टीचर्स में से एक को वॉलंटियर करने के लिए कहें, स्टूडेंट्स के जो सैंपल है वो रैंडम होंगे, तो टीचर्स के सैंपल जो होंगे वो वॉलंटरी होंगे, और स्टूडेंट्स ये फिनोमेना देखेंगे कि तुमने सैंपल दिया है जो कि क्लियर निकलेगा और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई शाबाश, कोई शील्ड मिलेगी। जो बुनियादी शर्त है कि किसी भी काम में जो रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन नीड है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी भी आप एहतियात करें, जिन लोगों के यूरिन्स पॉजिटिव आएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिग्मा तो उस पर अटैच होगा। फिर जो करता है सो भरता है। उनको यूरिन चेक करने के बाद अगर उसमें ड्रग पाई जाती है तो कोई पेनलाइज नहीं किया जा रहा, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें मदद फराहम की जा रही है और इज़्ज़त से फराहम की जा रही है, और उनके लिए बहुत आसानियाँ फराहम की जा रही हैं कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को ड्रग से पाक कर लें। मल्टी फेसेटेड अप्रोच होगी जिसके अंदर नाप तोल का निज़ाम साथ साथ चलता रहे और आपको एग्जैक्टली अदादो शुमार में पता हो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आप किस जानिब बढ़ेंगे। ये जहन में ख्याल ज़रूर हो सकता है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कि हमारे स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो फ़वाइद से। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके, तो अगर चाबी खो जाए तो क्या मसला होता है। तो सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये जो सारा काम ख़राब हो रहा होता है, इसको ठीक करने की जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और जो आपने कहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, चाबी कहाँ है। अगर वो चाबी खो जाए तो क्या हमारे दिमाग पे, हमारे जिस्म पर, हमारे दिमाग के खुलियों पर, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ पर बुरे असरात पड़ेंगे। अच्छा, कुंजी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने में है। जैसे कि अगर हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो फिर स्ट्रेस को समझना पड़ता है, जो कि हमारे असाब पे एक बेचैनी का सा बोझ पड़ता है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जो हमारे जिस्म के अंदर एक फटीग का जो एलिमेंट है जिससे काफ़ी चिड़चिड़ापन भी आता है और ये कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मिसाल के तौर पर जिस्म में अगर सोजन का कहीं प्रोसेस हो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, और अगर ये सोजन जो है तादेर रहे यानी क्रॉनिक हो किसी वजह से तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, जैसे जोड़ों का लोगों का दर्द होता है, या लोग अगर सुबह उठते हैं तो उनके जोड़ दर्द करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये जो सोजन का जो प्रोसेस है उनके जोड़ों में, ये रेगुलर बुनियादों पर सुबह उठते हुए फील अगर होता है तो इसका तदारक उसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर पहले ये जोड़ों का दर्द सुबह जागते हुए थोड़ा सा होता है लेकिन चलने फिरने से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, फिर ये हर वक्त होना शुरू हो जाता है। तो कोई इन्फेक्शन हो तो उससे भी हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इजाफा होता है, यानी वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे खुलियों के बाहर और टिश्यूज़ के अंदर, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इनका अपना ब्रेकअप हो गया होता है, इनके अंदर एक अधूरापन होता है और इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए वक्ती तौर पर। इनको अपना जो रुझान है किसी से मुंसलिक होने का जो एक पहलू है फ्री रेडिकल्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो हमारी हेल्दी टिश्यू के साथ मुंसलिक होने लगते हैं तो हमारी हेल्दी टिश्यू अनहेल्दी हो जाती है। यहाँ जो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है वो बहुत अहम है, और हमारे जिस्म खुद भी एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरत के मुताबिक पैदा करता है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को पहले से ही मुहैया कर दें, रेडीमेड एंटीऑक्सीडेंट जैसे लोग विटामिन लेते हैं या जो बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ या इस तरह की चीज़ों में ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो इनके अंदर फिर एक सलाहियत होती है कुर्बानी देने की। एंटीऑक्सीडेंट के जो मॉलिक्यूल हैं ये कुर्बानी अपनी दे के हमें बचा लेते हैं, जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारे लिए कुर्बानी दे के तो हमें बचा लेती हैं, तो इसी तरीके से ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं और ये
जिस्म के अंदर ये जो एक टॉक्सिन्स का निज़ाम पैदा होता है, उस टॉक्सिन्स को वाइप आउट करना, उस टॉक्सिन्स को साथ साथ निपटाते जाना इन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनकी एक मिसाल ये भी है कि जितने भी नशे होते हैं, जितनी भी ड्रग्स होती हैं, इनकी वजह से जिस्म में ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी कुछ जीनियाती वजूहात है, सब में नहीं लेकिन कुछ लोगों में नशा करने की वजह से या शराब पीने की वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत पैदा होते हैं। जैसे अल्कोहलिज्म में एल्डिहाइड्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो एल्डिहाइड एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक आवारा केमिकल है जो जिधर छू जाता है उधर नुकसान देता है, क्योंकि ये जहरीला है। इसी वजह से इसको हम टॉक्सिक कहते हैं। इसी वजह से जो लोग शराब के नशे में धुत नज़र आते हैं तो हम उनको इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं। जो ड्रंक होते हैं, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि ये सो रहे हैं, तो जो ड्रंक होते हैं वो सो नहीं रहे होते, वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, वो टॉक्सिक स्टेट में होते हैं। वो टॉक्सिक स्टेट में होते हैं, यानी उनके जिस्म में एक एमरजेंसी की कैफियत होती है। और अगर आप जानते हैं अच्छी तरह से, यकीनन आप डॉक्टर हैं, तो कीटोएसिडोसिस जो डायबिटीज़ में एक कंडीशन होती है, तो वो भी एक टॉक्सिक कंडीशन है। उसमें भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, जो कि इंसान को मदोश कर देते हैं। और बाज़ औक़ात डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स को करने का मौका मिलता है, वो बिटवीन डायबिटीज़ एंड अल्कोहलिज्म होता है कि कोई मरीज़ है जो कि बेहोश पाया गया है किसी सड़क के किनारे, और उसके मुंह से बदबू आ रही है और वो उल फूल बातें कर रहा है, तो बाज़ औक़ात पुलिस फिर उसे डॉक्टर के पास लेके आती है और डॉक्टर बताता है कि आया इसको डायबिटीज़ है या अल्कोहलिज्म है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है जो कि आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि आप अल्कोहलिक और डायबिटिक जो कीटोएसिडोसिस होता है उसमें फ़र्क आम आदमी नहीं कर सकता। सर, एक सवाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारा जो डीएनए है, हमारे जो जीन्स हैं, क्या वो ऐसे फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने में मुआवनत करते हैं, या जो ऐसी चीज़ें हम गलत खाते हैं या ड्रग्स लेते हैं वो हमारे जीन्स को ख़राब करते हैं? वो हमारे जो डीएनए के ऊपर अटैक करती हैं, वो हमारे खुलियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो कि तवानाई पैदा करने के इंजन हैं, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। यानी अंदाज़ा करें कि एक जो हेल्दी सेल होता है या हेल्दी खुलिया होता है, उसकी सेल वॉल के ऊपर अटैक होता है। इस कामयाब अटैक के बाद जब सेल वॉल जो है वल्नरेबल हो जाती है, पोरस हो जाती है और इंटैक्ट नहीं रहती पूरी तरह से, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक होता है, जिससे कि हमारी तवानाई का निज़ाम मुतासर होता है और हम क्रॉनिक फटीग में रहने लगते हैं। अगर आप डायबिटिक को पूछें तो वो आपको बताएगा कि वो क्रॉनिक फटीग में रहता है, थकन रहती है, थकन बड़ी उसे महसूस होती है, मसल्स में दर्द होती है और कैफियत हैरान कुन तौर पर। पहले 100 साल में डायबिटीज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ़िक्र तरद्दुद नहीं किया गया कि ये इंसान को ज़हनी तौर पर पुजमुर्दा कर देती है डायबिटीज़, यानी आधा ज़िंदा आधा मुर्दा। सिर्फ ब्लड शुगर के जिस्मानी नुकसानात के किडनी फेलियर, आँखों का, पाँव का मसला, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इंसान की जो सबसे कीमती फ़ैकल्टी है, यानी इंसान का माइंड और इंसान के ब्रेन के ऊपर जो इसके असरात हैं वो बहुत मुज़र होते हैं। और डायबिटीज़ के लोगों में जो चीज़ सबसे तकलीफ़ दे होती है कि उनके अंदर विल टू लिव नहीं रहती, विल टू वर्क नहीं रहती, वो उस तरीके से जीने का चिराग नहीं जलाते जैसे बाकी लोग। और एक ऐसी सैडनेस होती है जिसकी कोई वजह उनकी इन्वायरमेंट में नहीं होती, उनके हालात में नहीं होती, ये सिर्फ उनके अंदर एक फीलिंग होती है जिसको वो अच्छी तरीके से दूसरे लोगों को बता भी नहीं सकते। और आम तौर पर जिनको डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर बड़ी उम्र के होते हैं और उनको उस किस्म की निगहदाश्त नहीं मिलती जो यंगस्टर्स के हिस्से में आती है। तो हर 5वां 6ठा जो पेशेंट होता है डायबिटीज़ का वो अब टीनेजर या उससे भी छोटी उम्र में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर डायबिटिक जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं वो ज़रा 40 साल की उम्र के बाद, बड़ी उम्र के बाद होती है।
और ये ज़माने की एक सितम ज़रीफ़ी है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, जब वो डायबिटीज़ या दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उन्हें कोई बहुत आला तवज्जो का इलाज नहीं मिलता या बेहतरीन इलाज नहीं मिलता। बाज़ औक़ात तो उन्हें बियॉन्ड इकनॉमिकल रिपेयर समझा जाता है। सर इसमें सवाल है कि जब आप फैमिली का जिक्र कर रहे हैं तो अक्सर औक़ात देखा जाता है अगर क्रॉनिक बीमारी किसी पेशेंट को है, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो फैमिलीज़ भी अपने आप को एक बैक स्टेप पे ले जाती है और अपनी सेहत, अपने हाइजीन, अपने बिजनेस, इन चीज़ों का ख्याल रखना कम कर देते। क्या इससे भी पेशेंट पर इम्पेक्ट कोई पड़ता है और फैमिली के अपने भी रोगों में इजाफा होता है इससे? देखिए, इंसानों के दरमियान जो रवाबत हैं ये बड़े अहम हैं और इंसान चूँकि सोशल एनिमल है, लेकिन इंसानों के दरमियान जो रवाबत हैं वो जब कमज़ोर पड़ते हैं तो फौरी तौर पर कोई महसूस नहीं होता उसका नुकसान। लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इंसानों के रवाबत का पहलू है ये एक स्पिरिचुअल नेचर की चीज़ है। अगर कोई समझता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास बहुत मुलाजम हैं और मेरे निगहदाश्त के लिए बहुत ही मेरे रिसोर्सेज हैं और मुझे दूसरे इंसानों से कोई रवाबत की या मोहब्बत के लेन देन की ज़रूरत नहीं है, तो ये पहला गड़ा है जिसमें इंसान गिर सकता है और सिर्फ गिरने के बाद ही उसको पता चलता है कि वो गिर चुका है। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फैमिलीज़ के साथ हमारा लेन देन है और वर्क प्लेस पे जो लोग हमारे साथ, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, या अहले मोहल्ला या हमारे माशरे में जो दूसरे लोग हैं, या हमारे मुल्क के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, मुल्क भी एक एंटिटी होती है, आपको एक ओनरशिप का एहसास होता है कि हाँ ये हमारा मुल्क है और उसको हम ओन करते हैं। तो इन चीज़ों से हमारी जो सेहत पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई बीमार होता है बड़ी उम्र में, जैसे 60 या 65 साल की उम्र में, तो लोग इसको बहुत ही नेचुरल सा समझते हैं कि अब और क्या होना है, अब यही होना है ना। जबकि वेस्ट में और अमेरिका में अब बड़ी उम्र 60-65 को नहीं समझा जाता, वहाँ बड़ी उम्र अब 85, 90 और 95 को समझा जाता है। और जो रिटायरमेंट का तस्वर माजी बईद में आप सुनते थे कि लोग रिटायर होंगे या कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो उसकी बुनियादी वजह ख़राबी सेहत थी कि लोग अमूमन 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सेहत ही इतनी ख़राब हो जाती थी। तो उसके नतीजे में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया था। तो अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 80, 85, 90 साल की उम्र तक बेहतरीन फंक्शनैलिटी में होते हैं और रिटायरमेंट का तस्वर ऑब्सोलीट होता जा रहा है और लोग पहले कैरियर और फिर दूसरे कैरियर और फिर तीसरे कैरियर की बातें करते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग चौथे कैरियर की भी बातें करते हैं। सर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो बात आपने कही है 4 करियर से मुझे याद आया कि और भी 4 चीज़ें शरअ के हिसाब से ठीक समझी जाती है, मगर जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये नहीं है। एक 93 साल के नौजवान थे, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उनको कहने लगे कि मेरे दाएं घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उन्होंने कहा बाबा जी आपको अब और क्या चाहिए, 93 साल का आपका घुटना है तो अब और क्या चाहिए। उन्होंने कहा पुत्र एक खब्बा घुटना भी 93 साल का मगर एदे च कोई दर्द नहीं। तो कई दफ़ा ये जो बात आपने फरमाई है, हम मुआशरा जो है वो समझता है कि ये अब क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है तो यकीनन कोई ना कोई ख़राबियाँ जो है एज की वजह। डॉक्टर साहब क्या एज भी बीमारी है? कहा जाता है एज के बारे में, ऐसे रस्मन कहा जाता है कि ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये फैटल है। तो जिसका मतलब कहने का यह है कि एजिंग तो बाकायदा एक बीमारी है, एज तो नहीं, लेकिन उसे एजिंग कहा जाता है। और एजिंग में भी ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनका बुनियादी हाथ है और एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग से हमें बचाते हैं। और वैसे तो सभी जानते हैं कि बाज़ लोग 40 साल की उम्र में ही निढाल होते हैं और कामकाज करने को उनका दिल नहीं करता, और बाज़ लोग 80 साल की उम्र में भी दिलो जान से काम करना चाहते हैं और काम उनसे फूट फूट के बाहर निकल रहा होता है।
तो मतलब कहने का ये है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 50 साल में इंसान ऐसा हो जाएगा और 60 साल में गया गुजरा हो जाएगा और 70 साल में वो बिल्कुल नकारा हो जाएगा। जैसे पहले कहते थे सठिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उनका भी सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये फ्री रेडिकल्स हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और दिमाग में चूँकि दिमाग ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो वहाँ फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल्स का अगर बैलेंस कायम रहे, जो कि दिमाग के पास बहुत इंतज़ाम है फ्री रेडिकल्स के बैलेंस के रखने का, तो दिमाग में जो जहानत की सलाहियतें हैं ये भी ऑक्सीजन के ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर दिमाग में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएं तो अल्जाइमर की बीमारी आपने सुना होगा, वो इंतज़ार कर रही होती है, और पार्किंसनिज़म की बीमारी इंतज़ार कर रही होती है। फिर अगर पहले से ही कोई डायबिटीज़ हो और फिर लोग शराब भी पिएँ, फिर सिगरेट भी पिएँ, तो खाना ख़राब ही है ना, फिर तो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन बहुत आसानी से इंसान अपनी सेहत का सस्ते में ख्याल रख सकता है, जबकि इलाज बहुत महंगा और बहुत तकलीफ़ दे, और हमारे मुल्क में तो उसकी दस्तयाबी भी मुहाल है। और अपना ख्याल रखना बहुत सस्ता है। जैसे अगर कोई शख्स वॉक करता है तो इससे सस्ता काम तो कोई नहीं हो सकता। वॉक करने के लिए कोई ऊबर तो नहीं करानी पड़ती। बिल्कुल ठीक है, कोई पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ता। दूसरा सस्ता काम नींद है, कि अगर हम बर वक्त सोने के लिए तैयार हो जाएं और फेसबुक को छोड़ के, स्क्रीन्स को छोड़ के, और रात 10, सवा 10 या इस टाइम पे हम सो जाएं और 8 घंटे की सॉलिड नींद पूरी करें, जिसके लिए हमें 9.5 घंटे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसा है कि ये जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, और जो हमें दर्स दिया जाता है वो ये है कि शब रोज़ दिन रात काम किया जाए और नींद की कुर्बानी दी जाए। तो आपने ये फरमाया, मेरा ख्याल एक ब्रेक लेते हैं और फिर मैं जानना चाहूँगा कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है, जो सोता है वो खोता है या जो जागता है वो खोता है? राइट आफ्टर द ब्रेक। घरों में भी बातचीत के लिए हम मशवरा देते हैं और लोग इन प्रिंसिपल हमारी इस बात से बहुत इत्तफाक भी करते हैं, लेकिन बाद अज़ां जब वो रिपोर्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने बातचीत तो बड़े आराम से शुरू की थी, लेकिन फिर बहुत फसाद हुआ, बहुत गड़बड़ हुई, बहुत शोर शराबा हुआ। हम गुस्सा करना तो नहीं चाहते पर हमसे गुस्सा हो जाता है। सो 4 नुकात हैं जो कि मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर उन नुकात को हम फॉलो करें, अज़बर कर लें और अपनी ईमानियात का हिस्सा बना लें, क्योंकि जिन चीज़ों को हम ईमानियात का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी पैराडाइम्स बना लेते हैं, बिलीफ बना लेते हैं, तो फिर हमें उसमें कोई दो राय नज़र नहीं आती। पहला नुक्ता यह है कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में बात करते हुए हम क्लियर वर्ड्स में दूसरे को बता दें कि हम चाहते क्या हैं, यानी डूज़ एंड डोंट्स को बता दें। और दूसरा नुक्ता फिर यह है कि हम बता दें कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, पहलू तही करेगा या वादे पे पूरा नहीं उतरेगा, तो उसको नताइज क्या मिलेंगे, अच्छे या बुरे। और उसके बारे में हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बात हम करें उस बात पे फिर अमल पैरा भी ज़रूर हो। तीसरा नुक्ता यह है कि जब हम बातचीत कर रहे हो तो तपना नहीं है। चौथा नुक्ता यह है कि जब आप बातचीत कर रहे हो और आप अब गुस्सा भी नहीं कर रहे, आपने डूज एंड डोंट्स की बात भी कर ली, आपने नताइज भी कर दिए, आपने गुस्सा भी नहीं किया, तो अब दूसरा बंदा जो है वो थ्रेट्स दे रहा है। वो थ्रेट्स या तो आपको दे रहा है कि आपका कोई नुकसान करेगा या वो आपके साथ कोई बुरा सलूक करेगा, या वो थ्रेट्स दे रहा है कि वो अपने आप के साथ कोई बुरा सलूक करेगा। जो धमकियाँ इस तरह की होती हैं जिसमें कोई अपना नुकसान करना चाहता है तो उनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं। और अगर वो कहता है कि मैं आपका कोई नुकसान कर दूंगा, तो इस तरह की कोई धमकियाँ जब देता है तो इनको कीटो थ्रेट्स कहते हैं। तो ये 4 नुक्ते हैं जिन पे हमने बात करनी है। अपना दिफा न करना कमज़ोरी की अलामत नहीं है। ये आ जाइए जनाब। डॉक्टर साहब, बड़े आप बता रहे थे कि किस तरह से नींद मददगार होती है, सस्ती चीज़ें मददगार होती हैं,
ये फरमाइए कि अभी तक हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात की, फ्री रेडिकल्स की बात की कि ये टिश्यूज़ को ख़राब करती है, एजिंग प्रोसेस को तेज़ करती है, तो तरीका बताएं कि इससे बचने का, जिस्म को, दिमाग को बचाने का तरीका क्या? देखिए, पहले तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये सस्ती चीज़ें या मुफ्त की चीज़ें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें लंबी उम्र भी इससे मिलती है और अच्छी सेहत भी मिलती है और हमारे जिस्म के अंदर भी हालात बहुत अच्छे रहते हैं और हमें बीमारियों से बचाव का मौका मिलता है, तो उसमें पहली चीज़ जो मैंने बताई है वो पैदल चलना है या फिज़िकल एक्टिविटी है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। सैर बजाते खुद, पैदल चलना बजाते खुद भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी। देखिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो कि अगर आप मेंटेन करते हैं, जो कि 10,000 स्टेप्स रोज़ाना के बराबर हो मिनिमम, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये मुफ्त में है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स इस पे ज़ोर नहीं देते क्योंकि इससे डॉक्टर्स का अपना काम धंधा जो है मुतासर होता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह आता है कि डॉक्टर्स इतना ज़्यादा ज़ोर इस बात पर नहीं देते कि हम हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करें, क्योंकि इससे डॉक्टर्स का अपना काम धंधा, एक दूसरे को मरीज़ रेफ़र करना और ये सारा जो। मगर सर मैंने ये देखा है कि जो डॉक्टर ख़ुद बहुत सैर करते हैं वो फिर इस पे ज़ोर भी देते हैं। नेचुरली जब आप कोई ख़ुद काम करते हैं, जैसे कभी आप तबलीगी जमात वालों को देखें, जब आपसे मिलेंगे तो वो घूम फिर के उधर ही आएंगे, बात वही करेंगे। तो दूसरा नींद की बात है, जो हमारे पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ऐसे शहरों में रातों को जो जगमग जगमग करते शहर होते हैं, तो ये सोने की तरफ हम फिर इंक्लाइन नहीं होते और रात को 2-2 बजे 3-3 बजे घरों में लोग सीढ़ियाँ दबड़ दबड़ करके चढ़ उतर रहे होते हैं और किचन में से नहीं तो पिज़्ज़ा 1+1 फ्री और ये सारे काम जो लैपटॉप और मोबाइल, स्मार्टफोन, इनका भी कोई रोल है? नेचुरली बहुत दिलचस्प होते हैं। फेसबुक पे आप 2-2 घंटे लगे रहे हैं, ख़त्म ही होने पे एक चीज़ का कोई एंड ही नहीं है। तो अगर पहले ज़माने में हम देखते थे 40 साल पहले कि लोग फिल्में बहुत देखते थे, घर पे जब VCR आना शुरू हुआ तो बड़ी एक फ़िल्म देख लेते थे, फिर जब फिल्म का दी एंड हो जाता था तो उनका भी दी एंड हो जाता था। लेकिन ये फेसबुक का कोई दी एंड नहीं है, ये ट्विटर पे चले जाएं, उसके बाद आप इधर चले जाएं, उसके बाद आप इधर चले जाएं और घर के अंदर रहते हुए आप जितनी आवारागर्दी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सर, नींद के बारे में ऐसा ये भी तो एक काम अभी ख्याल आ रहा है कि ये कोई फजूल सी एक्टिविटी है, लगने लगा है कि ये वक्त ज़ाया कर होगा और लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है अब वो बहुत दिलचस्प हो गई है। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी लोगों की इतनी नहीं रही क्योंकि ऑटोमेशन हो गई है। 100 साल पहले आज की निस्बत फ़िज़िकल काम करने के बहुत थे। अब तो आप शॉपिंग भी घर बैठे आप ऑर्डर करें ऑनलाइन, हर चीज़ जो आप करते हैं। तो पहले लोग जब फिज़िकली थक जाते थे और अभी भी गांव में जब लोग फिज़िकली थक जाते हैं तो शाम को फिर वो सोना चाहते हैं। अभी जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं उसमें भी कोई कैलोरीज खर्च नहीं होती और ज़्यादातर उसमें स्मार्ट वर्क शामिल होता है, तो शाम को वो थके हुए नहीं होते। तो शाम को वो थके हुए नहीं होते। जब शाम को वो थके हुए नहीं होते तो अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के लिए वो पार्टी करना चाहते हैं और रातों को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो ड्रग्स से वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत पंगा करते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और एक तरफ वक्ती तौर पर इंसान को अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरफ फिर उसका जो आफ्टर मैथ है, जैसे हैंगओवर इन द मॉर्निंग या फिर नकाहत या बुरा महसूस करना, फिर सुबह लोगों के साथ ऐसे ही चिक चिक कर लेना और दिन का आगाज़ आप देख लें। अब लाहौर जैसे शहर में 12-1 बजे से पहले आप कोई तसव्वुर नहीं रखते कि दिन का आगाज़ होगा। अगरचे सरकारी दफातर में औकात वही हैं लेकिन सुबह 11-12 बजे तक सरकारी दफातर में लोग नहीं गए होते और वर्कर्स भी कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन रातों को तादेर शहर में रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, सड़कों पे रश होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी। अगर सर एक आदमी की उम्र 75 साल है और आपके फरमाने के मुताबिक उसको सोना चाहिए और वो 1/3 वक्त सोने में गुजार देता है, यानी 25 साल सोने में गुजार देता है,
तो उसकी सोने जैसी ज़िंदगी जो है वो तो क्या बन जाएगी, वो तो तांबा भी नहीं रहेगी। नहीं, एक्चुअली हमें नींद की ज़रूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई अय्याशी नहीं है सोना कि जनाब आप वेले हैं और आप कर कुछ नहीं रहे। सोते हुए भी हम काम करते हैं, सोते हुए हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा दिमाग मुकम्मल काम कर रहा होता है। सोने का मतलब काम ना करना नहीं है, सोने का मतलब ये है सिर्फ कि हमारा दिमाग अपने आप को अलाइन कर रहा होता है। वो जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, यानी वो एक दूसरे से दिन की रिपोर्ट ले और दे रहे होते हैं, वो माजी पे नज़र और मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होते हैं। हत्ता कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो इस दौरान भी हमारा दिमाग जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये जो ख्वाब हैं वो हमारे यानी माइंड की एक्सरसाइज है, जो कि अगर बग़ैर ख्वाबों वाली नींद हो लोगों की, यानी अगर ख्वाब उन्हें ना आते हों तो इसे नुकसानदेह समझा जाता है, ये उतनी फ़ायदेमंद नहीं। जैसे कई लोग ट्रैंक्विलाइज़र लेके सोते हैं तो हम इसको नींद नहीं मानते, यानी साइंस इसको नींद नहीं मानती। नींद वो है जो साइंसी मियार पर नींद साबित हो। जैसे कि आजकल ऐसी वॉचेज़ आ गई हैं कि वो घड़ी पहन के आप सोते हैं तो सुबह आपकी नींद का एनालिसिस होता है कि इतनी देर आपकी डीप स्लीप थी जो घंटा 1.5 घंटा होती है, फिर 5-6 घंटे नींद होती है जो लाइट स्लीप होती है, फिर घंटा सवा घंटा जो होती है वो REM रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद होती है जो कि ख्वाबों से भरपूर होती है। और बीच बीच में आप वक्तन फ़क्तन करवटें बदलते हैं, टर्निंग एंड टॉसिंग, ये सारी चीज़ चलती रहती है। और 9.5 घंटे अगर आप स्पेयर करें तो आप 8 घंटे की अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं मुफ्त। सर ये क्या बॉडी को भी कोई फ़ायदा होता है सोते हुए, कोई इसकी भी डिटॉक्स वगैरह होता है, हमारा जिगर कोई ऐसा काम करता है, जिस्म की सफाई करता है, गुर्दे जिगर? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम तकरीबन 8-10 घंटे या 11 घंटे समझ लें नहीं कुछ खाते, एक छोटा सा रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के बड़े फ़वाइद पाए गए हैं। यानी हमारे जिस्म को मौका मिलता है कि अगर हम 12-14 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से 4-5 दफ़ा खाते हैं, नाश्ते से लेके रात के खाने तक, और फिर रात का खाना 7:30 बजे या 8 बजे खाते हैं, तो उसके बाद फिर सुबह हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। तो ये एक छोटा सा रोज़ा है जिसमें हमारा जिस्म अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, यानी हमारा जो जिस्म है उसको फिर नए सिरे से एक जो मुतहरक ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तैयार होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये 2 चीज़ें मुफ्त हैं, तो तीसरी चीज़ जो मुफ्त है, जो अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है और ऑलमोस्ट मुफ्त है, और वो पानी है। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी थोड़ी बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है दीगर चीज़ों की निस्बत। और अगर थोड़ा सा तरद्दुद करके अपने बजट को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ करके अगर ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं जिसमें कि कोई गंदगी शामिल नहीं होती, तो उससे हमें इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा होता है कि हमें जो बीमारियां हैं, जो मैदे की और आंतों की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस वगैरह से हमें बचाव होता है, और हमारे जिस्म के ऊपर उसकी फटीग नहीं आती, क्योंकि गंदा पानी पीने से भी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। फ्री रेडिकल्स की टर्म ज़रा लोगों को थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो फ्री रेडिकल्स जो हैं, ये फ्री चीज़ और बुरी है, कमाल है। ये आप यूँ समझें कि ये टॉक्सिन्स हैं, ये जहरीले मादे हैं, ये केमिकल है, और हमारे जिस्म में से जहरीले मादे हमारा जिस्म धड़ाधड़ बाहर निकालता है। हमारे पसीने से भी जहरीले मादे बाहर निकलते हैं। अगर हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म गर्म हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को सही रखने के लिए पसीना आता है, और पसीने के साथ भी फिर वो जो बदबू आती है पसीने में से, ये जहरीले मादे होते हैं। इसी तरह हमारे फेफड़ों के ज़रिए भी जहरीले मादे बाहर निकलते हैं हवा में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ खारिज करते हैं, और भी हमारे जिस्म में जो हम पानी पीते हैं तो वो पेशाब की शक्ल में बाहर निकलता है, फिर बहाना जो है उसमें से भी। तो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए पानी का किरदार बहुत है, और पानी हमेशा प्यास लगने से पहले पीना चाहिए, और खाना भी भूख लगने से पहले खाना चाहिए। ये बात दुरुस्त नहीं है जो कही जाती है कि जी भूख लगने पे खाना चाहिए, नहीं, खाना टाइम पे खाना चाहिए,
क्योंकि जो भूख लगती है तो ये भी एक टॉक्सिन्स हैं हमारे जिस्म में जो पैदा होती है, जो भूख का एहसास दिलाती हैं। और जब हमें प्यास लगती है या महसूस होता है कि हमें पानी पीना चाहिए, तो डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो पानी भी हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए, बेड साइड टेबल पे, गाड़ी में, ऑफिस में, और हमें कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए। लेकिन गर्मियों में यकीनी तौर पर 3 लीटर भी शायद कम हो, सर्दियों में 3 लीटर फिर भी काफ़ी है। तो पानी भी सस्ता है या फ्री है, आप दोनों सूरतों में कह सकते हैं। फिर मोहब्बत से रिश्तों को चलाना, ये भी फ्री है। यानी लड़ाई झगड़ों की बड़ी कॉस्ट है, वो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन जो हमारे आपस के ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना, और स्ट्रेस जिस बंदे से भी मिले, जो बंदा आपके अंदर से स्ट्रेस बाहर लाता है, थोड़ा उससे भी बच के रहने की ज़रूरत, यानी जिससे आप मिले तो आपको स्ट्रेस फील हो, तो हमें उस मसले का भी कोई ना कोई हल करना होता है कि अगर किसी से कोई नाचाकी है या ताल्लुकात की ख़राबी है तो अपने मुफाद में हम उसको ठीक कर लें। सर, एक सिस्टम हमारी बॉडी का है जिसमें आपने टॉक्सिन्स की बात की और फिर उसको डील करने की, वो हमारी बॉडी में ही है, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं या अंदर से। इस सिस्टम को समझकर, जैसे आपने अभी लाइफस्टाइल की बात की है, सस्ती चीज़ों को, तो यही हम सबको अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और हम क्रॉनिक इलनेसेस से बच सकते हैं अगर कोई आज अपनी ज़िंदगी में इन 4-5 चीज़ों को लाजमी बना लेते हैं। तो हम क्या, जो हमारे जीन्स में हैं क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या और अर्थराइटिस की बात हम करें, उसको हम उससे बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि जो जीन्स में होता है वो बीज होता है, सीड होता है। उसे सॉइल चाहिए, उसको माहौल चाहिए ऐसा जो कि हम अगर नहीं मुहैया करेंगे तो हमें फिर वो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जैसे बीज होता है तो जब तक उसे खेतों में नहीं डालते, जब तक पानी नहीं देते, गोडी नहीं करते, जब तक धूप नहीं लगती, जब तक खाद नहीं देते, तो हम तो को नहीं रखते कि वो नशोनुमा पाके तो किसी पौधे की शक्ल इख्तियार करेगा। इसी तरह जो हमारी जीन्स होती हैं, अच्छी बुरी जीन्स, दोनों सीड्स होते हैं। अगर हम उनको अच्छा या बुरा माहौल नहीं फराहम करेंगे तो फिर वो सीड वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो सीड और सॉइल का ताल्लुक जो है, नेचर वर्सेस नर्चर का जो ताल्लुक है, उसको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। जो मैं फ्री चीज़ों या सस्ती चीज़ों की बात कर रहा था, तो खाना पीना भी वही अच्छा है जो सस्ता है। यानी प्लांट किंगडम जो है, उससे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, यानी ढेर सारी वो चीज़ें, यानी खाने पीने वाली चीज़ें जो बिल्कुल सस्ती हैं। उसके बाद फिर आपको बना कोई भी चीज़ नहीं है, कुदरत की हर नेमत है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोश्त के बारे में याद रखें कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। एक वक्त में किसी सूरत जो है, किसी भी सूरत 100 ग्राम से ज़्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए, और 50 ग्राम से ज़्यादा मटन नहीं खाना चाहिए, और 25 ग्राम से ज़्यादा बीफ नहीं खाना चाहिए। तो इससे आप फ़िश की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा, जैसे 125 ग्राम या 150 ग्राम आप ले सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। यानी यूँ कहा जा सकता है, तो शायद आपको हैरत हो कि गोश्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसमें से सबसे जो कम नुकसानदेह है वो मछली का गोश्त। नुकसानदेह वो भी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा फिर मज़ा कैसे आएगा, मज़ा तो निहारी में होता है, मज़ा तो जनाब चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई में होता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये सारा मज़ा हमारे अंदर होता है। याद रखें, हम जो इस मज़े या उस मज़े या इस मज़े के साथ चिपके होते हैं, तो ये एक चीज़ जो हमारे अंदर बसती है, उसको छोड़ के हम बाहर तलाश कर रहे होते हैं। यानी जो भी मज़ा होता है, जो भी लुत्फ़ व सुरूर होता है, वो ऐन हमारी नाक के नीचे हमारे अंदर होता है, और हम उसे बाहर तलाश कर रहे होते हैं। हालांकि जो चीज़ जहाँ होती है, आप उसे वहीं तलाश करें तो वो मिलेगी। तो जो प्लेयर है सारे का सारा, ये हमारे अंदर होता है, और ये प्लेयर भी फ्री होता है। यानी हम चाहें तो अपने प्लेयर को बढ़ा सकते हैं, और दुनिया में 6000 चीज़ें हैं जिनमें से ज़्यादातर फ्री हैं, कि अगर वो करें तो हमारा प्लेयर बढ़ सकता है, और प्लेयर भी फ्री होता है। मोहब्बत का लेन देन
ये फ्री होता है। अगर आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और वो वापस में आपको वालेकुम सलाम कहता है तो ये फ्री है। अगर आप अपने दिल में किसी का भला सोचते हैं, आप कहते हैं कि या अल्लाह कश्मीर में मुसलमान बहुत परेशान हैं तो उनके लिए कोई आसानी पैदा कर, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अंदर सुकून की एक लहर आती है। यानी जब आप किसी का भला सोचते हैं तो हम सेरोटोनिन बढ़ाते हैं अपनी, जिससे कि हमें फिर डिप्रेशन नहीं होती, हमें खुशी मिलती है। इसी तरह योगा है जो लोग करते हैं, इसमें कोई बहुत भाग दौड़ नहीं करनी होती, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जो बेहतरीन है, लेकिन योगा जैसी लाजवाब चीज़ बिल्कुल फ्री है। तो इस महंगाई के ज़माने में भी ज़्यादातर चीज़ें फ्री हैं। लेकिन सर हम ज़्यादातर पेन से ही ऑपरेट करते हैं ना, इतनी आसानी से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और क्रॉनिक इलनेसेस से बच सकते हैं, लेकिन और इसमें कोई बहाना नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ये इंसान को बड़ा नुकसान देता है कि मेडिकल के शोबों में भी, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी मुझे बताइए कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा निगलेक्ट वाला किस सब्जेक्ट को किया जाता है? हाइजीन को, हाइजीन फिजियोलॉजी, ठीक, प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये इस सब्जेक्ट को लोग हलवा समझते हैं, इस सब्जेक्ट पे कोई तवज्जो नहीं देना चाहते। सबसे मुश्किल पैथोलॉजी का समझा जाता है, मेडिसिन, सर्जरी, सब कुछ ये समझा जाता है, लेकिन इंसानों की फलाह प्रिवेंटिव मेडिसिन में है। क्योंकि आज 100 साल से अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो सबसे ज़्यादा जानें बची तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की वजह से बची, और इस तरह बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर इससे पहले कि हम ब्रेक लें, जब हम आउटडोर एक्टिविटी वर्सेस इनडोर एक्टिविटी को आपस में मुकाबला करते हैं और सूरज में जाना, एक तरफ हम कहते हैं कि सूरज हमारे लिए ज़रूरी है, विटामिन डी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जिल्द को, जो वो आप रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे थे, और अगर सूरज बहुत ज़्यादा पड़े तो उसके लिए कोई जो है वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके मुताबिक क्या ख्याल है? ये कॉस्मेटिक्स है, इसका एक्चुअली कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। अगर आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छे हैं तो जो सन ब्लॉक और इस तरह की बातें कही जाती है, मुझे ज़्यादा तो मालूमात नहीं है इस बारे में, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम अगर एक मुतहरक ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारे अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का अंबार लगा हुआ है, तो फिर थोड़ा बहुत जो सूरज की रोशनी है उससे हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर तेज़ गर्मी है तो ये तो बजाते ख़ुद फ्री रेडिकल्स पैदा करने के लिए बहुत साजगार माहौल पैदा करता है। तो जैसे शदीद सर्दी से बचने की ज़रूरत होती है तो शदीद गर्मी से भी बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान को जो टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा महसूस होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सर्दियों में टेम्परेचर बाज़ औक़ात लाहौर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जो कि बहुत फ़र्क है, और गर्मियों में लाहौर जैसे शहर में 45, 46 या 48 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर हमें ऐसे टेम्परेचर की तलाश होनी चाहिए कि जो 24 के करीब करीब है। तो इसके लिए भी ज़रूरी नहीं कि एयर कंडीशनड ही होगा तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा। अगर आप प्लांटेशन करें या दरख्तों के नीचे बैठें, दरख्तों से जो ऑक्सीजन मिलती है ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और आप गर्मियों में नहा सकते हैं बार बार, जिससे कि आपके जिस्म में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। और बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। मुझे बताइए, गूगल पे जाके आप मालूमात हासिल करते हैं तो क्या पे करते हैं? इट्स ऑलमोस्ट फ्री। या यूट्यूब पे जाके आप अगर फ़र्ज़ करें जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज क्या है या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, तो इसके लिए कोई मोहताजी तो नहीं है ना कि कोई डॉक्टर ही आपको बताएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप उस तरह मोहताज नहीं है जैसे 50 साल पहले का इंसान था या 100 साल पहले चॉइस की का। इम्पोर्टेंस तो है। गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है अगर आप में रुझान हो गाइडेंस सीख करने का। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आएंगे तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बायो साइको सोशल, दिमाग के किस तरह से ख्याल रखें और क्या कोई रूह का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है या नहीं, राइट आफ्टर द ब्रेक। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती है।
सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, वर्जिश जब हम करते हैं तो उसकी वजह से भी टिश्यूज़ में तोड़ फोड़ होती है, उसकी वजह से भी कोई सोजन होती है, वो क्या अच्छी है या बुरी है? बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। वर्जिश करते हुए भी हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, और ये अच्छी किस्म की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो टेम्परेरी सी पैदा होती है। यानी जब आप वर्जिश शुरू करते हैं तो इब्तदाई 2-4 दिनों में होती है, जिसे कहते हैं कि खलियाँ पड़ गई हैं। इसकी हद को समझने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको अंदर से बताती है कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं, शौक में आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जिम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में या बाहर कहीं भी जो वर्जिश की जगह होती हैं जहाँ लोग शाम को जाके बहुत वर्जिश करते हैं, तो वर्जिश के फ़ौरन बाद वहाँ पीने पिलाने का भी सिलसिला बहुत होता है। क्योंकि सर, आप जिम की बात कर रहे हैं, जिम खाना की बात? दोनों की बात कर रहा हूँ। जो वर्जिश की जगह हैं जहाँ लोग जाके बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, और वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि वो पहले पैदा करते हैं और उसके बाद अल्कोहल से उसको रिलीव करते हैं। डज इट हेल्प? नहीं, इट डजंट हेल्प, बट अच्छा बहुत लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी मदद नहीं करती पर हमें अच्छी बहुत लगती हैं। मिसाल के तौर पर मिठाइयाँ, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारी कोई मदद नहीं करती मिठाइयाँ। इसी तरीके से फैट्स, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, देसी घी के पराठे, मतलब ये चीज़ें हमारी मदद नहीं करती हैं पर हमें अच्छी बहुत लगती हैं। इसी तरह ड्रग्स, ये चीज़ें हमारी मदद नहीं करती पर ये हमें फीलिंग्स बहुत अच्छी देती हैं। यानी जो चीज़ हमें अच्छी फीलिंग देती है उसके हम ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन जो दूर रस अगर हम अपना कोई फ़ायदा देखना चाहते हैं तो हमें एक नेचुरल हाई की तरफ चलना होगा। हमें एक ऑल टाइम एक अच्छी फीलिंग को हासिल करने की तरफ चलना होगा। और वो जो नेचुरल हाई है वो कोई बहुत लंबा मंसूबा नहीं है। वो 15-20 दिन, महीने में जब आप एक मंसूबे पे अमल करते रहें, यानी 4 पहलू हैं जिनको आप बहुत गौर से अगर आप देखें कि अपनी डाइट को सही रखें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को सही रखें, और उसमें ऐसी एक्सरसाइज ना करें कि जो कि आपके अंदर पट्ठों को या हड्डियों को या जोड़ों को कोई डैमेज करे, और अपने आप को फ़िक्रों से आज़ाद रखें। ये जो
लोग समझते हैं कि फ़िक्रों से आज़ादी मुमकिन नहीं, टेंशन से तो कोई बच नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, अब वो ये पुरानी बातें हो गई हैं। अगर आप चाहें तो आप फ़िक्रों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं, और बहुत सारी आप फ़िक्रों से आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ मिथ्स को तोड़ना ज़रूरी है। जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे इम्तिहान नज़दीक आ गए हैं, तो तुम कोई इम्तिहान की फ़िक्र करो। तो इम्तिहान की फ़िक्र नहीं करो, तुम पढ़ाई करो। यानी इसी तरीके से कई लोग ये बात भी कहते हैं जी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं कहता हूँ आखिरत की फ़िक्र करने की बजाय इस दुनिया की फ़िक्र करनी चाहिए कि आपके हाथों कोई गलत काम ना हो, क्योंकि जब आप गलत काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपको आखिरत की फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप दुनिया में अब अच्छे अच्छे काम करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी आखिरत बेहतर होगी। और अगर बैठ के आप सुबह दोपहर शाम ये कहते रहें कि मुझे आखिरत की बहुत फ़िक्र है, या ये सोचते रहें कि मेरा क्या बनेगा आखिरत में, लेकिन अमली तौर पर दुनिया में अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनकी तरफ तवज्जो ही ना दें, तो ये तो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आप सिर्फ स्कोर बोर्ड की तरफ अगर देखते रहें और बॉल की तरफ नज़र ना रखें, तो मैं समझता हूँ कि इससे मसला हल होने वाला हरगिज़ नहीं है। और ये जो हम पहले कह रहे हैं कि बिल्कुल सीधी सादा सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं बताते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि लोग बड़े सेहतमंद रहें, वो कहें या ना कहें, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी जो रोज़ी रोटी है, जो उनकी जो फीलिंग पॉजिटिव होती है, वो उस वक्त होती है जब वो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं। और इलाज मुआवजा लोगों का तभी हो सकता है जब वो बीमार हों। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जब डॉक्टर्स इलाज मुआवजा करते हैं तो वो फिर वक्ती बेनिफिट की बात करते हैं, उनको किसी अच्छे प्रोग्राम में नहीं डालते। जिस्मानी तब्दीलियाँ वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी नफ्सियाती या रूहानी तब्दीलियाँ हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जिस्मानी तब्दीलियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उस चक्कर में अपनी नफ्सियाती या रूहानी तब्दीलियाँ नहीं लेके आते। देखिए, बात है कि जिस्मानी तब्दीलियों को नापा तोला जा सकता है, यानी अपना वज़न हम नाप तोल सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हम महसूस कर सकते हैं। यानी जो नफ्सियाती चीज़ें हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत जहन में हम जान सकते हैं कि हम उनको भी नाप तोल में ला सकते हैं। अपनी जो फीलिंग है, या जो अपनी डिप्रेशन की बात है, या गुस्से की बात है, या बेचैनी की बात है, तो इनका भी एक नाप तोल का निज़ाम मौजूद है अगर हम वो सीखना जाएं। जैसे वक्त को भी इंसान ने, वक्त जो ना नज़र आता है ना आप उसे छू सकते हैं, लेकिन इंसान ने वक्त को भी नापना तोलना बहुत अच्छी तरह शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो रूहानी पहलू है ये और भी गहरा है, जज्बाती पहलू से भी ज़्यादा गहरा रूहानी पहलू है। रूहानी पहलू ये है कि क्या आपको अपने आप पर भरोसा है। रूहानियत भरोसे का नाम है कि क्या आपको अपनी ज़ात पर भरोसा है, क्या आप दूसरे इंसानों पर भरोसा करते हैं, क्या आपको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। तो ये रूहानियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। यानी मरकज़ी रूहानियत ये है कि क्या आपको अपनी ज़ात पे भरोसा है कि कोई मुश्किल होगी तो आप उसका सामना कर लेंगे, या क्या आप दूसरे इंसानों पर भरोसा कर सकते हैं कि जब आपको मुश्किल होगी तो वो आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये यकीन है कि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल स्पिरिचुअलिज़म है, मतवाज़ी रूहानियत है, तो ये आप इस दौलत से माला माल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं और दूसरे लोग मिल के जब किसी क्राइसिस का सामना करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और कोई कमी रह जाएगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने फ़ज़ल से वो कमी भी पूरी कर देगी। तो ये अमूदी या वर्टिकल एक स्पिरिचुअलिज़म है जिसमें हम जाते हैं। तो ये जो जिस्मानी पहलू है या नफ्सियाती पहलू है, या फिर जो समाजी पहलू है, या रूहानी पहलू है, या पेशा वराना पहलू है, तो इनकी भी बड़ी अहमियत है। अगर लोग जाते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास कि जो ख़ुद सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, या मोटापे का शिकार हैं, या थके मांदे नज़र आते हैं, अंडर स्ट्रेस नज़र आते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो लोगों को भी कोई ऐसा अच्छा तरीका बता सकते हैं सेहत को ठीक रखने का, क्योंकि जब वो खुद ही अमल नहीं करते तो अव्वल तो ऐसी बातें बताएंगे नहीं कि आप वॉक करें या नींद पूरी करें या लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें, और अगर वो बताएंगे भी तो उनकी बातों में असर नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो ख़ुद अपने तौर पर एक बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। देखिए, हमारा काम जिद्दोजहद करना है और उसको फल फूल लगाना तो अल्लाह ताला का काम है।
तो ये आपस में इंटरलिंक नहीं है? आपने जैसे जिस्मानी, रूहानी, समाजी और ये साइकोलॉजिकल बताया आपने, ये आपस में इनका साथ लिंक नहीं है? अगर हम अपनी बायोलॉजी पे काम करते हैं तो साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट बेहतर होना शुरू होती है। अगर हम अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं और हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट हम कहीं से भी करें, मेरे ख्याल में एट दी एंड एक चीज़ ख़राब होती है ना तो वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट होना शुरू हो ये जाता है। बहुत इसमें गहरा कनेक्शन है, और चूंकि एक इंसान के अंदर सब चीज़ें होती हैं तो फिर उनके दरमियान रिश्ता तो डेफिनेटली होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आप किसी के दिल की बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो आप उसके बाकी तशख़्ख़ुस को भूल नहीं सकते। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में जाना पड़ेगा कि किसी के दिल में स्टेंट पड़ गया है तो डॉक्टर की नज़र सिर्फ इस चीज़ पे होती है कि अब उसके दिल की खून की नाली में जो दौरान खून है वो ठीक हो गया है, तो डॉक्टर समझता है कि मैं फारिग हूँ। लेकिन स्टेंट पड़ने के बाद जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है, जो उसे ये ख्याल आ गया कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, या उसे ये ख्याल आता है कि अब लोग मेरे पे उस तरह भरोसा नहीं करेंगे जैसा पहले। डेवलप हो जाती है। और एक स्पिरिचुअल पहलू ये है कि उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहता और वो वाइंड अप के प्रोसेस की तरफ चलने लगता है। तो किसी भी मरीज़ को, चाहे वो दिल का मरीज़ हो या टीबी का मरीज़ हो या अल्कोहलिज्म से रिकवर हो रहा हो या एडिक्शन से या डायबिटीज़ से, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तमाम प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस जिन्हें हम बायोसाइको सोशल एंड स्पिरिचुअल भी कहते हैं, उसमें इलाज सब पहलुओं से होगा, चाहे कोई एडिक्शन से रिकवर कर रहा हो या बाइपोलर से या डायबिटीज़ से, तो उसकी भी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा सबका, और उनकी नफ्सियाती कंडीशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनके समाजी राब्तों की बात भी ज़हन में रखनी पड़ेगी। यानी आप किसी भी पहलू को अगर भूलेंगे तो अल्टीमेटली वो जो एंटरप्राइज़ है, वो जो कंपनी है, वो जो बंदा है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो है ना, तो वो बंदा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दीमक का सफ़र चलता रहेगा। एक बात और भी बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पर इलाज या बेहतरी की कोशिश में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। जैसे जान ख़तरे में है तो स्टेंट डाल के जान बचाई जाए और ज़िंदगी के काम को रमा दवा रखा जाए। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सहूलत है जो लोगों को मुयस्सर है, डॉक्टर्स इसे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्या ये उस लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंज या रोज़ाना किए जाने वाले काम या इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट गोल्स की कमी को पूरा करता है? क्योंकि इस कोताही के साथ बार बार ये इमरजेंसीज़ होने का एहतमाल रहता है। अगर आज किसी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर आज किसी का झगड़ा हुआ है, अगर आज किसी को ज़हनी कैफियत की ख़राबी की वजह से नशे की वल्नरेबिलिटी का सामना है, तो वक्ती तौर पर तो उसे किसी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट के ज़रिए आज उसका अच्छा गुजारा जा सकता है। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म अप्रोच टू हैंडल द प्रॉब्लम? इफ़ द प्रॉब्लम इज़ क्रॉनिक तो क्या अप्रोच भी इन टाइम लंबे अरसे तक नहीं चलेगी? ये सबसे अहम बात है। जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है और उसके नतीजे में उसे स्टेंट पड़ते हैं, तो ये एक साइंस की बहुत बड़ी मिरेकल है। यानी आम लोग अच्छी तरह नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी एक्सपर्टीज़ है जब किसी के दिल में बग़ैर सीने को खोले स्टेंट डाल दिया जाता है। हैविंग सेड दैट, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब खून की नाली दिल में बंद होती है तो स्टेंट डालने से फौरी ख़तरा जो जान को है वो टल जाता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज लाजमी है। और ये जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको स्टेंट पड़ गया है और आप फिर से जवान हो गए हैं, जाएं आप एक और शादी कर लें, और इस तरह की मज़ाहिया बातें करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बंदे को ज़रूरत ये होती है कि वो चारों पहलुओं पर तवज्जो दे, चारों पहलुओं पर तवज्जो दे, और लाइफस्टाइल, जिसे हम इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं, कि वो फिज़िकली एक्टिव हो, वो अपनी नींद पूरी करे, वो फ़िक्रों से आज़ाद हो, उसकी डाइट सही हो। लेकिन जो थोड़ी बहुत हदायत भी
दिल के मरीज़ों को हस्पताल से रुखसत करते हुए दी जाती हैं, उन पे अमल करने वालों की तादाद अमेरिका में 7% है। अब पाकिस्तान में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी तरह जब कोई रीहैब में से जाता है तो वो भी ऐसी ही बात है कि जिसको किसी को स्टेंट डाला है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज जाके तो सही रखना मैंडेटरी है। उसको भी वही 4 बुनियादी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसकी डाइट सही हो, वो फ़िक्रों से आज़ाद हो, उसकी नींद सही हो, और वो मोहब्बत का लेन देन लोगों के साथ कर सके, और वो एंगर से या झगड़ों से या फसाद से अपनी ज़िंदगी को अलग कर ले, फॉरगिवनेस में जाए, दूसरों को वो माफ़ करे और दूसरों से माफ़ी का तलबगार हो। सबसे बड़ी बात है कि अपनी अना से छुटकारा पाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि अगर आप अपनी तन्हाई में अपनी अना से छुटकारा पा लेते हैं और आप सोच लेते हैं कि आप अना के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा पहला स्टेप होगा। लेकिन अगर आप तमाम लोगों के सामने भी इस इरादे का पक्का इजहार कर दें, मुसम्मम इरादा कर लें कि आप अपनी अना नहीं लाएंगे बीच में, और जो सॉल्यूशंस हैं ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारी अना बाज़ औक़ात बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। उन क्राइसिस को हल करने में बहुत एक हर्डल होती है, तो उससे ज़रा बचने की। ईगो को कहा जाता है इट्स अ बिग डैडी ऑफ एडिक्शन, सबसे बड़ी एडिक्शन ही ईगो। और ये तमाम प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियों में मज़े की बात है कि जो बुनियादी ढांचा है, यानी जो जिन 4 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो एक ही है, और चूँकि पीछे वजह भी एक ही है, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। और जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि जिस्म के अफ़ाल से पैदा होती है, और जब हमारी ज़हनी स्ट्रेस से इसका मिलाप हो जाता है, और पीछे हमारी जीन्स में भी ये कोड लिखा होता है, तो जो डिज़ास्टर का फार्मूला है वो अपनी तकमील को पहुँचता है। लाइफस्टाइल चेंज के लिए हमने कुछ ऐसे बताई बातें कि अपनी डाइट का ख्याल रखना, या वॉक एक्सरसाइज करना, रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखना, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने में एक बैरियर आ रहा होता है। तो उस बैरियर को कैसे क्रॉस किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करने की ज़रूरत है, और हमारे अंदर वो तहरीक होती है, और जब हम अच्छी तरह इसके फ़वाइद जान लेते हैं तो वो तहरीक आ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम वो कर भी सकते हैं। ये अगला मेजर स्टेप है। देखिए, जैसे आपके पास विल है तो फिर आपके पास स्किल भी होने की ज़रूरत है। फिर सोशल कैपिटल के जैसे आप करना चाहते हैं आगे चल के, तो आप ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करें जो वो कर चुके हैं। बहुत ही आसान है कि जो काम आप करना चाहते हैं, अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो वो काम कर चुके हैं, तो आप उनके करीब हो जाएंगे। फिर आप अपना एक गुरु या मेंटोर या डॉक्टर कोई चुनते हैं जो कि आपको कदम ब कदम मशवरे दे सके, जो सिचुएशनल मशवरे दे सके, जिसको आप फ़ोन करके पूछ सकें कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। फिर जैसे आप बहुत सारी सेल फ़ोन एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, तो गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि फ्री में हैं। आप अपने ये सेल फ़ोन में डाल सकते हैं और उनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। फिर ऐसी जगह हैं जहां आप अगर जाएं तो आपको कुछ ना कुछ इल्म मिलता है। जैसे विलिंग वेज में सेमिनार्स होते हैं बहुत रेगुलर बुनियादों पे कि अच्छी आदतें कैसे डेवलप करें, गुफ्तो शनीद कैसे सीखें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सेमिनार्स में लोग शिरकत कर सकते हैं। जैसे हम शौक़ से मैकडॉनल्ड जाते हैं कि बर्गर खाएं, आज एक के साथ एक फ्री है, या कोई पिज़्ज़ा खा लें। तो उन चीज़ों के साथ साथ अपनी अच्छी सेहत के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये हमारे लिए काफ़ी कारआमद हो सकता है। कि आपने बताया कि ये चीज़ें हमें फ्री में हैं, और वो तो बिल्कुल मानने वाली हैं कि फ्री में विदाउट कॉस्ट हम हासिल कर रहे हैं। दो चीज़ों के बारे में आपसे मैं रोशनी चाहता हूँ कि एक, पॉजिटिव सोच कितना इम्पेक्ट रखती है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, जहनी सेहत पर, जिस्मानी सेहत पर, और दूसरा ये कि जो आपके गिरदोनवा में सोशल कैपिटल आपका मौजूद होता है, आपके इर्द गिर्द में लोग जो मौजूद होते हैं, वो कितना का आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देखिए, पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत फ़र्क डालती है।
यानी जब भी आप किसी काम का इरादा करते हैं तो आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या पहला ख्याल है कि आप नहीं कर सकते? मैं चूँकि मैनेजमेंट में हूँ, गुज़श्ता कोई 41 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, तो मैं दूसरे लोगों के साथ काम करता हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं नज़रियात पे गौर कर रहा होता हूँ। कई दफ़ा मैं पूछता हूँ नए आने वालों से कि अच्छा आप फ़लाँ चीज़ कर सकते हैं, तो वो कहते हैं मैं वो कर तो नहीं सकता पर मैं कर लूँगा, मैंने कभी की तो नहीं पर मैं कर लूँगा। और कोई कहता है कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। तो जब आपको कोई शख्स कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि दुकान बंद है। और जब कोई आपको कहता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने दुकान खोल लिया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मेजर डिफरेंस पैदा करती है। हमें दूसरों के इरादों की नफ़ी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, या मैं वज़न कम कर लूँगा, या मैं सिगरेट छोड़ दूँगा, तो हमें कभी भी नहीं ये कहना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते। हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपको जीता जागता रखती है, वो आपको जद्दोजहद के अंदर रखती है। और ये तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचें तो आप एक हैबिट बना लें कि आपने यही सोचना है कि ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कई दफ़ा मनफी ख़यालात हमारे ज़हन में आते हैं क्योंकि वो माहौल से हमने एब्ज़ॉर्ब किए होते हैं, और जो माहौल से एब्ज़ॉर्ब किए हुए मनफी ख़यालात होते हैं ये हमारे ब्रेन में स्टोर्ड होते हैं, और ये पॉपअप इनके ऊपर आते रहते हैं, मनफी पॉपअप्स। लेकिन जब भी हमारे जहन में कोई ख़याल आए, जैसे अगर आप किसी फ़्लाइट पे जाने वाले हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां हैं और आपके जहन में ख़याल आता है कि कहीं आज जहाज़ क्रैश ना हो जाए, तो ये बात पॉपअप की शक्ल में आती है ब्रेन से, और आपका मास्टर माइंड कह सकता है कि क्यों आज ऐसा किया है, मैंने ऐसा क्या किया है कि आज मेरे जाने से जहाज़ क्रैश होगा, जहाज़ तो बड़ा सेफ सफ़र है। तो ये जो एनर्जी ज़ाया होती है मनफी सोचने से, और फिर बहुत अपने आपको समझाने बुझाने, एयरपोर्ट पे आप देखें लोग बेचैनियों का शिकार होते हैं, हालांकि वो बड़ी इंजॉयबल जगह होती है, ट्रैवलिंग बजाते खुद बहुत इंजॉयबल है। तो अपनी ट्यूनिंग करना, जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको हम आर्ट्स कहते हैं, उन पे भी काम करना चाहिए। लेकिन 5 चीज़ें हैं जिन पे हम मुसलसल काम कर सकते हैं, और हमें 5 में से किसी न किसी एक पे हर वक्त ज़रूर मौका मिलता है कि उस पे काम करें। पहली चीज़ है थॉट, कि अपने थॉट की क्वालिटी पे काम करें और थॉट को बेहतर बनाते रहें। दूसरी चीज़ है मूड, अपने मूड को असेस करते रहें और उसको एलिवेट करते रहें, विल पावर के ज़रिए या किसी और ज़रिए से। तीसरी चीज़ है बिहेवियर, कि अगर दिल नहीं भी कर रहा, अभी अगर आपका को ख्याल किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़बरदस्त नहीं भी है, तो अपने बिहेवियर में आप प्रिटेंड करें कि जो बेहतरीन बिहेवियर है उसको डिस्प्ले पे रख दें, उसको पोर्ट्रे करें। थोड़ी देर में आप जो बिहेवियर सचमुच नहीं कर रहे थे वो आपकी फीलिंग से उभरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एनवायरनमेंट के बारे में, कि अपनी एनवायरनमेंट में से कोई ना कोई चीज़ बेहतर बनाने का हमें ज़रूर मौका मिल सकता है। फिर अपने सिम्टम्स के बारे में गौर करें कि हमारा कौन से सिम्टम्स हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है या जिनके इलाज की ज़रूरत है, उनको पेंडिंग रखने की बजाय इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो दें। और जो बेहतरीन इलाज होता है वो परहेज़ होता है, ये तो सारी दुनिया जानते हैं। लेकिन जब आपका डॉक्टर कहता है कि आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप ज़्यादा नखरा नहीं करते, फिर आप ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते, फिर आप पूरे ईमान के साथ उस दवा को आप इस्तेमाल करते हैं, और जितनी देर डॉक्टर कहता है उतनी देर करते हैं। दुनिया में उन लोगों ने बहुत नुकसान उठाया पिछले 50 साल में जिन्होंने डॉक्टर्स की लिखी हुई दवा को तादेर इस्तेमाल किया, किसी बहाने की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया। सर, स्पिरिचुअल हीलिंग में ग्रेटिट्यूड भी कोई रोल प्ले करता है? आपने फॉरगिवनेस की बात की, लेट गो की फ्री बात है, की। मैं आपको बताऊं, और ग्रेटिट्यूड के कई हिस्से हैं। एक तशक्कर का हिस्सा ये है कि आप कायनात के मालिक के सामने शुक्रगुजार होते हैं कि उसने आपकी ज़िंदगी में अच्छी सेहत,
या अच्छी शोहरत या अच्छे जज्बात दिए हैं या अच्छे ख़यालात दिए हैं या कोई भी चीज़ जो आपके माहौल में अच्छी है, प्लस महज उस चीज़ को महसूस करना भी तशक्कर है। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना खा रहे हैं और आप बड़ी महंगी मटन कढ़ाई और आप रोगनी नान खा रहे हैं, लेकिन उस दौरान आप उसका अच्छा जायका महसूस ही नहीं कर रहे, तो ये तशक्कर नहीं है। तशक्कर ये है कि अगर अंगूर का एक दाना आप खा रहे हैं तो उसका पूरी तरह लुत्फ़ उठाना तशक्कर है। यानी महज एक गल्पिंग करना और बातें करने की तरफ तवज्जो रखते हुए खाना या टीवी देखते हुए खाना या बीवी को देखते हुए खाना, मतलब ये सब जो है चीज़ें हमें गौर करने की है कि जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ महसूस हो उस तरह हम उसे जब महसूस करते हैं तो तशक्कर इसको भी कहते हैं। तशक्कर अपनी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ रखना भी तशक्कर है, यानी रस्म व रवाज में भी तशक्कर होता है। दूसरे लोगों को भी थैंक यू कहना, हमारे यहाँ थैंक यू का कोई रवाज ही नहीं है। हमें सॉरी कहना, थैंक यू कहना हम ज़रूरत ही नहीं समझते। हम चलते चलते किसी के पाँव पे पाँव भी रख दें तो हम सॉरी कहना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम कहते हैं खैर है, हो जाता है। यानी ये जो चीज़ है हमारे यहाँ, खैर है ऐसा तो होता है, कोई फ़िक्र की बात नहीं, फ़िक्र की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का जो मकसद था उसकी तरफ एक दफ़ा फिर से हम निगाह दौड़ाएं तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे अंदर बनते हैं, और फिर किस तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये थी सारी बात जो आज हमने प्रोग्राम में की। और जो हम गलत रवैये और गलत आदात और गलत तरीके अपनाते हैं, खाने पीने, उठने बैठने, जागने, सोने, इनसे हमारी ज़िंदगी में ख़राबियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। और जो बीज होता है डीएनए में, जो बीज होता है ख़राबियों का, क्रॉनिक, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव डिजीज़ का, वो पनपने लगता है। तो इसी पे हमने आज सैर हासिल गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि जब दिल में स्टेंट पड़ जाता है तो क्या दिल का जानी भी मुतासिर होता है और प्यार मोहब्बत को भी कोई ठेस पहुंचती है। ये किसी और प्रोग्राम के लिए रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।